तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और किक वायर एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? और किक वायर एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये क्लास जब आप कर लोगे तो आप समझ पाओगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। चलो मैं तुमसे कहता हूं डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। घरेलू। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है हिंदी में? घरेलू। इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब हमारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है, इसकी जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब जरा हमारी बात को ध्यान से समझो। तुम्हारे क्लास 10th में ये टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है, पर अगर सच में देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, जरा सा भी लेना देना नहीं है। अगर इनको ये टॉपिक पढ़ाना था तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा देते, क्योंकि रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन पता नहीं क्यों इसको उन्होंने इस चैप्टर में डाल दिया। हो सकता है ये रीजन रहा हो कि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता, इस वजह से मैग्नेटिज्म में डाल दिया। मतलब मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो चुका है, ये एक फ्रेश टॉपिक है, इसको इसमें डाल दिया गया है, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके बुक में बना होगा, ये डायग्राम सब लोगों ने देखा है। इस डायग्राम को सब लोगों ने देखा है, देखे हो ना? तो भाई देखो, ये जो डायग्राम है आप जरा समझने की कोशिश करो। हमारे घरों में जो वायर्स जाते हैं, आप अगर अपने घर की बात करें तो हमारे घरों में जो वायर्स जाते हैं, ठीक है, तो हमारे अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, मतलब अपने घर की अंदर जो सर्किट लगी होती है उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें 3 तरीके के वायर्स होते हैं। कितने तरीके के वायर्स होते हैं? हाँ, इसमें 3 टाइप्स ऑफ वायर होते हैं। 3 तरीके के वायर होते हैं। कितने तरीके के बोलो तेज तेज? 3 टाइप्स ऑफ वायर। क्या तुम बता सकते हो कि उन वायर का नाम क्या होता है? हाँ, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। मतलब सबके घरों में अगर ठीक तरीके से तुम्हारे घर में वायरिंग वगैरह की गई है तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, या हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं 3 तरीके के होते हैं। पहला एक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। दूसरा एक होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं बेटा? जब मैं पूछा करूं तो तेज से बोला करो, ऐसा लगता है खाना खा के नहीं आए हो तो तेज से बोलो। लाइव वायर, और एक क्या होता है? और तीसरा एक वायर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारे घर की जो सर्किट है उसमें 3 तरीके के वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। मेरे भाई इसका कलर जानना भी बहुत जरूरी है। सबको पता होना चाहिए कि लाइव वायर किस कलर, लाइव वायर के ऊपर किस कलर की कोटिंग होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कोटिंग होती। कोटिंग मतलब समझते हो? एक इंसुलेशन लगा दिया जाता है जिससे कि जब आप उस वायर को छू तो आपको करंट न लगे। रेड कलर की कोटिंग कर दी जाती है। तो लाइव वायर पे रेड कलर की कोटिंग होती है। कैसी कोटिंग होती है बेटा? रेड कलर कोटिंग होती है। वही मैं आपसे पूछूं कि ये जो न्यूट्रल वायर है इस पे कौन सी कलर की कोटिंग होती है? व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक। सबको दिक्कत भैया बाबू भाई। न्यूट्रल वायर पे कौन किस कलर की कोटिंग होती है? ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। सबको लर्न करके रखना है, ब्लैक कलर कोटिंग। और एक वायर होता है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर में जो होता है वो आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। कैसे होती है? ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। क्या आपको ये बात याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो यार, सस्ती चीज है कि नहीं है? भाई जब मुझको कलर याद हो सकता है तो तुम लोगों को नहीं हो सकता है क्या? येलो वायर, येलो पिलो जैसी बनानी बना लो, लेकिन बाई कन्वेंशन जो माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैसी होती है। बोलो सबको याद हो गया? 3 तरीके की वायर हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है। देखो यार, एक एनसीईआरटी ने ना एक जनरल डायग्राम बनाया हमारे सामने, जिसमें से दिखाया गया है कि ये जो चैम्बर बना हुआ है, सब लोग जरा देखो ध्यान से, ये वाला जो चैम्बर बना होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फ्यूज। देखो जब हमारे घरों में सचमुच वायर्स आते हैं तो पहले वो वायर्स हमारे घर के प्लग में डायरेक्टली नहीं जाते हैं,
पहले जब हमारा वो वायर होते ना, हमारे घरों में दो वायर, जैसे मान लिया आपने घर बनवा लिया, पैसा रुपया कमा के आपने घर बनवा लिया, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी लगवाओगे अपने घर में, वायरिंग करवाओगे और पोल से यानी खंबे से तार को कनेक्ट किया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आएंगे वो दो वायर आपके घर में देंगे, ठीक है। एक वो देंगे लाइव वायर और दूसरा देंगे न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को लाइव वायर इसलिए कहा जाता है, जरा समझो इसका नाम लाइव वायर क्यों पड़ा, क्योंकि इसी वायर से हमारे घरों में करंट जाता है। लाइव वायर को लाइव वायर क्यों बोलते हैं बताओ? देखो लाइव वायर किस कलर का है? रेड कलर का है। और लाइव वायर तुम देखो इसी से ही हमारे घरों में बिजली जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा लाइव वायर है, यहां से बिजली जाती है, ठीक है। अब ये जब करंट जाएगा यहां से, तो ये पहले कहां एंट्री मारेगा? इस इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड की फ्यूज में। याद करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैंने आपको फ्यूज का काम बताया था। फ्यूज का काम क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझा देता हूं। चलो, ये मैं बना दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज, ठीक है, कि भाई मेरे घर में जब ये लाइव वायर आया तो सबसे पहले कहां गया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फ्यूज में गया। ये जो फ्यूज वायर होती हैं, यहाँ पे कुछ वायर्स होती हैं, इनको बोलते हैं फ्यूज वायर। क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर। मैंने कहा था कि ये जो फ्यूज वायर होती हैं, ये जो लगाई गई है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर। देखो ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूज वायर। ये क्यों लगाई जाती है सबको पता है, कि जब अनइवन करंट फ्लो होगा, मान लो कि भाई लाइव वायर से करंट आया, करंट आया, करंट आया, अब ये करंट जो है बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है, तो अगर ये हमारे घर में चला जाएगा तो हमारी जितनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा? तो हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे ही करंट हमारे घर में जाता है तो सबसे पहले हम फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर क्या करता है, अगर हमारे घर में अनइवन करंट आ रहा है, अनइवन करंट आता है, तो ये इसको क्या कर देता है? इसको स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। कैसे स्टॉप कर देता है? ये जो वायर है ना फ्यूज वायर, ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है तो यहां से ये सर्किट ये ब्रेक हो जाता है मेल्ट होके, और जैसे ही मेल्ट होकर के ब्रेक हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट होगी। अब बताओ क्या घर में करंट जाएगा? यही काम होता है फ्यूज वायर का, ठीक है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे जरा से भी हीट प्रोड्यूस होगी, जरा सा अनइवन करंट आएगा, ये तुरंत क्या कर जाएगा? हीट करके टूट जाएगा, और अनइवन करंट हमारे घर में फ्लो नहीं करेगा। अब ये देखो भाई, तो यही चीज मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे घरों में लाइव वायर से करंट आता है, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में जाता है। अब उसके बाद कहां जाता है? हमारे घर के मीटर में। हमारे घर में मीटर लगा होता है। मीटर का काम क्या होता है कि भैया कितनी बिजली आपने यूज किया वो आपको बताता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो लाइव वायर कहां जाता है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। इससे हम ये किलोवाट आवर में बिजली का कंजप्शन बताता है। किसमें? किलोवाट आवर्स में, जिसको आप मीटर बाद में कन्वर्ट कर लेते हो, कितना यूनिट आप चलाए हो, है ना, वही किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये मीटर में गया, मीटर से होते होते कहां जाएगा भाई? हमारा कोई एक जगह होगी ना, एक पूरा सेटअप बना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, जहां से एक वायर आपके किचन में जाएगा, एक वायर आपके रूम में जाएगा, एक वॉशरूम में जाएगा, हर जगह जाता है ना। मतलब भाई ऐसा थोड़ी, जैसे मान लो लाइव वायर आया, फ्यूज वायर से होते होते अल्टीमेटली गया मीटर, मीटर से कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मान लो एक वायर चला गया आपके रूम में, मान लो एक वायर चला गया वॉशरूम में, किचन में, तो अलग अलग जगह पे जो वायर्स जा रहे हैं वो होके कहां से जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही तो होके जा रहे हैं। तो एक हम लोग क्या बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं। अब यहां से अलग अलग जगह पे हमारा करंट जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सवाल कहां से क्या पूछे जाते हैं इस डायग्राम में, इंपॉर्टेंट क्या है जरा ध्यान से देखो। लाइव वायर से करंट अंदर जाता है, जाता है ऐसे, जाता है जाता है जाता है, और बेटा ये करंट जाएगा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते होते ये जो बनी हुई है ना तुम्हारे रूम्स के अंदर, जैसे मान लो एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम है, रूम्स में कुछ बोर्ड लगे होते हैं, सॉकेट लगी होती, पावर बोर्ड्स, तो उसको पावर बोर्ड समझ लो। देखो पावर बोर्ड्स में 3 सॉकेट होती हैं, कम से कम 3, तो ये वही है, अलग अलग रूम में जा रहे हैं। लाइव वायर से करंट जाता है बेटा, जाता है जाता है जाता है जाता है, और किस वायर से करंट वापस आता है तुम्हें पता है? इस न्यूट्रल वायर का काम, न्यूट्रल वायर का काम ये होता है कि जो करंट जा रहा है उसको ये वापस लेकर के आए। क्या लेकर के आए भाई? कुछ सर्किट तो कंप्लीट रहनी चाहिए ना, सर्किट याद रखना भाई, काम याद रखना। लाइव वायर करंट को लेकर के जाता है, हर स्विच में देता है, और न्यूट्रल वायर उससे जो करंट बचता है उसको वापस लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है वापस? न्यूट्रल वायर।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सबको लर्न करके रखना है। इसी वजह से हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें 220 वोल्ट का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो लाइव वायर क्या करता है भाई, करंट को लेकर के जाता है, और न्यूट्रल वायर करंट को लेकर के आता है। अच्छा देखो, हर स्विच से लाइव वायर भी जुड़ा होता है, हर स्विच से न्यूट्रल वायर भी जुड़ा होता है। अच्छा तुमने देखा है जितनी भी हमारी पावर बोर्ड्स होती हैं, अगर तुम पावर बोर्ड्स को देखो तो पावर बोर्ड्स के अंदर तुमने देखा होगा, या इवन नॉर्मल बोर्ड्स के अंदर भी आपने देखा होगा, 3 छेद होते हैं, 2 नीचे एक ऊपर। जब भी कभी आप टोस्टर चलाओ, गीजर चलाओ, फ्रिज चलाओ तो उसमें हमेशा तीन प्लग होते हैं। देखो होते हैं कि नहीं होते हैं? ये जो ऊपर वाला है, इसी ये जो सॉकेट होती है, 3 सॉकेट है कि नहीं है, इसी में हम उसका प्लग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो इसमें भाई ये 2 तो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के लिए। लाइव वायर करंट ले जाएगा, न्यूट्रल वायर करंट को वापस लाएगा। ठीक है, एक जो ऊपर वाला है इससे कनेक्टेड होती है अर्थ वायर। कौन कनेक्ट होती है? अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम क्या होता है, ऊपर वाले का काम क्या होता है? देखो ऊपर वाले का काम इसलिए होता है कि अगर जनरली कभी कुछ खराब हो जाए, इलेक्ट्रिक गैजेट्स कभी खराब हो जाए, कैसे खराब हो जाए, मतलब कुछ भी दिक्कत हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे आपको नुकसान ना पहुंचे, आप टच करो तो आपको नुकसान ना पहुंचे, आपकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि मान लिया जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मान लिया उसके अंदर कोई 2 वायर आपस में चिपक गए और आपने छुआ तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। वो इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे, इसी वजह से ये ऊपर एक वायर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। अभी कैसे काम करता है आगे देखेंगे। वो क्या करता है, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जितनी भी एक्सेस चार्ज है उन सबको वो कहां भेज देता है, धरती के अंदर भेज देता है। एक अर्थ वायर लगाया जाता है, और अर्थ वायर जो जाता है ना, इसको तुम्हारे घर के आसपास गड्ढा खोद के एक प्लेट लगा दी जाती है कॉपर की, और इसको मिट्टी से डिप कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जितना भी जब कभी ऐसी दिक्कत हो तो जितना भी आपका एक्सेस चार्ज है वो जमीन के नीचे चला जाए। इसी को बोलते हैं अर्थिंग करना। अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ऊपर वाला जो हमारा सॉकेट होता है उसका काम ये होता है, अभी अर्थिंग आप पैसा दे करके करवाते हो, ठीक है, ये गवर्नमेंट नहीं कराएगी, आपको कराना पड़ेगा। घर के चारों तरफ या घर के एक तरफ कहीं पे हम कॉपर का प्लेट यूज करेंगे, उससे हम जो हमारी अर्थ वायर आई है उसको अटैच कर देंगे मिट्टी से, उसको अंदर डीप ढक देंगे, ताकि जब कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो हमारा जो एक्सेस चार्ज है वो डायरेक्टली मिट्टी के अंदर आ जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। बोलो सबको समझ में आया क्या काम होता है? अभी इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा देखो भाई, लाइव वायर से करंट जाता है, पहले फ्यूज वायर में जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम होता है अलग अलग जहां पे डिस्ट्रीब्यूट कराना, फिर अलग अलग घरों में जाता है, और तुम देखो न्यूट्रल वायर करंट को वापस लेकर के आता है। और हर इलेक्ट्रिक सॉकेट से एक सॉकेट कनेक्टेड, एक वायर कनेक्टेड होता है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। बोलो क्लियर है? अर्थ वायर का काम मैंने आपको बता दिया। तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अभी टाइम कम है हमारे पास, तो आप इसको बना लेना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा तुमने देखा ये जितनी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, जितनी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, तुमने देखा इसको पैरेलल में हमने लगा रखा है। पैरेलल में लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? और याद भी रखना, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स लगाते हैं हमारे घरों में, जो स्विच बोर्ड होते हैं उनको पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है? किसी के मन में ये सवाल आता है? जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपके घर में लगाए जाते हैं उनकी जब सर्किट बिछाई जाती है ना, तो उसमें हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका मैं रीजन बताऊं क्या होता है। देखो भाई, मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, सीरीज में अगर होता तो क्या दिक्कत होती। यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, सबका अपना रेजिस्टेंस होगा भाई, हर इलेक्ट्रिक गैजेट का अपना रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो मान लो एक बल्ब लगा दिया, एक एसी लगा दिया, एक फैन लगा दिया, है ना। ये चलो एक काम करते हैं, इधर हम लोग गीजर लगा देते हैं, एक पे गीजर लगा दिया, एक पे एसी लगा दिया, एक पे फैन लगा दिया, और यहाँ पे लगा हुआ है बल्ब है। तुम्हें जाना है नहाने, ठीक है, बाथरूम में जाना है आपको, मान लो तुम गए, इसका बटन मान लो यहाँ पे है, स्विच यहाँ पे है, तुम स्विच ऑन करोगे, तुम्हें जरूरत थी केवल बल्ब की, और सब चलने लगेगा, एसी भी चलने लगेगा, गीजर भी चलने लगेगा, फैन भी चलने लगेगा, बल्ब चलने लगेगा। तो क्या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए? क्या एडवांटेजेस है? तो सीरीज में भाई अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक ऑन करोगे तो सब चलने लगेगा, क्योंकि सब एक ही वायर से कनेक्टेड है ना। इस वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक
चीजें होती हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जितनी भी चीजों को यूज करते हैं हमेशा पैरेलल में करते हैं। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपको मैंने बताया था कि हर पार्टिकुलर रेजिस्टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो मतलब सब में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। जितना इसको वोल्टेज मिलेगा उतना इसको मिलेगा, उतना इसको मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए भी की जाती है क्योंकि वोल्टेज क्या रहता है, सब में सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। अगर सीरीज में बल्ब लगाओ तो हो सकता है 3 बल्ब जलाओ तो सब एक इंटेंसिटी से ना जले, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब जलाओगे तो आप सब एक इंटेंसिटी में जलेंगे, क्योंकि वहां पे वोल्टेज सेम रहता है। सबको याद है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो पहली बात तो ये है भाई कि ईच अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, ये सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक अप्लायंसेस, अब मान लो, एक तो ये हो गया भाई, है ना, ईच अप्लायंसेस कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली। दूसरा, मान लो भाई गीजर और एसी के बीच में जो वायर है ये खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, दिक्कत हो जाए, मान लो यहां से टूट जाए, अब मुझे वॉशरूम में जाना है या बाथरूम में जाना है, मैं बटन ऑन करूंगा, बल्ब ही नहीं जलेगा क्योंकि बीच में सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। इस वजह से भी सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते हैं। तो भाई इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग अदर कीप वर्किंग, दूसरा वर्क करता रहेगा, लेकिन सीरीज में अगर होगा तो दूसरा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। पैरेलल कनेक्शन प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग इन अ सिंगल पाथ। ये जो होता है भाई, ये ओवरलोडिंग होने से भी बचाता है ना। अभी बताऊंगा ओवरलोडिंग क्या होता है, बस इतना याद रखो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है तो ओवरलोडिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। बोलो हाँ है ना, पक्का ना, बस चिल्लाते ना कबाड़ियों की तरह। हो गया भैया, आलू ले लो आलू, हाँ अपना खाओ मुहल्लम बांटो। कहते 1 किलो आलू लो और 5 किलो वाली फील लो। कल मेरे मोहल्ले में चिल्ला रहा था 1 किलो आलू लो 5 किलो वाली फील लो, मतलब 1 किलो आलू में 5 किलो वाली ताकत रहेगी, कसम से। अपना खाओ मुहल्लम बांटो। और ट्रेन वेन में अक्सर कर जब जाओ, कभी तुम अगर ट्रेन वगैरह में गए हो तो जब मान लो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, पहली बात तो अगर जनरल डिब्बे में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो जो बुरी हाल रहती है, मतलब वॉशरूम तक जाने के लिए भी भैया इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जंग लड़ने जा रहे हो। मतलब छोटा सा रास्ता है, लोग उसमें खड़े हुए हैं, कंसंट्रेटेड भरे हुए हैं। चाय वाला आ रहा है कहीं पे, ब्रेड पकौड़ा लेकर के आ रहा है, छोला पूड़ी लेकर के आ रहे हैं, रात में 3-3 बजे कहते चाय ले लो, चाय गरम गरम चाय, और सब पीते हुए जा रहे हैं। खड़ा होने की जगह नहीं रहती भाई ट्रेन में। कभी ट्रेवल किए हो जनरल डिब्बे में? बहुत बुरी हाल रहती है, हाँ बहुत बुरी स्थिति रहती है यार, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और मेरा तो अक्सर कर जाना होता है, मैं अचानक से निकलता हूँ, और मेरे साथ तो 1-2 बार कांड भी हुआ है। देखो भाई, जनरल डिब्बे की हालत तुम लोग जानते ही हो, क्या उसमें कोई इंसान ट्रेवल कर सकता है? अब भाई अचानक से मैं जाऊंगा तो तुम बताओ, क्या मैं वो जो थर्ड एसी का टिकट परचेस करूंगा? मिलेगा ही नहीं भाई, ट्रेन आएगी, बैठ लिया मैंने, कहाँ थर्ड एसी टिकट खरीद पाऊंगा? स्लीपर का भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जनरल का टिकट खरीदते हैं भाई, हम तो चले जाते हैं स्लीपर में बैठते हैं। कुछ देर बाद टीटी आता है, कहता है टिकट दिखाओ। तो पहले तो इसी से हाथ करते हैं, कहते हैं अच्छा टिकट, वो जनरल वाला निकाल के देते हैं टिकट, कहते हैं ये तो जनरल का टिकट है, आप स्लीपर में बैठो, फाइन पड़ेगा। क्या सर, ये जनरल है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ। तो पहले वो ऊपर से नीचे तक देखता है, कहते हैं आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हो? अभी जल्दी में ऐसा हुआ, मैं एकदम आराम से बैठा हुआ था, टिकट लिया था जनरल का, बैठा था स्लीपर में, टीटी आता है, बोलता है टिकट दिखाओ, मैं लो, खूब कॉन्फिडेंस से कह रहा है मुझे पता है कि वो जनरल का टिकट है, मैं स्लीपर में बैठा हूं। कह रहा है ये तो जनरल का टिकट है, आप स्लीपर में हो। मैंने कहा साहब हमको नहीं पता है, हम ना ही जानी थे, जहां बताओ तहां चला जाइए, ऐसे बोल। तो क्या एक काम करना, अगले स्टेशन पे उतर के जनरल में चला जाना, चालान पड़ जाएगा, जाते वाते कहीं नहीं है। दूसरा आता है, दूसरे को भी बता देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब ऊपर ऊपर वाली सीट आपको मिल जाए तो आप एक काम कर लो, आप जाओ और सो जाओ।
सोने वाले व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बस तुमको कितना भी बुलाए तुम्हें मुड़ने का नहीं, चिल्लाते रहे वो और तुम ट्रेवल करते रहोगे, कांड होता रहता है भाई। चलो आगे बढ़ते भाई, ये हो गया भाई। हाँ तो बताओ समझ में आ गया सबको, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, सब कुछ समझ में आ गया। अभी जो कहानी बताया कि क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जानते हो, अभी मैंने समझाया कि ये जो सॉकेट होती है, इसमें जो ऊपर वाला होता है, इससे ग्रीन कलर की वायर कॉपर वायर होती है। कौन सी वायर होती है? कॉपर वायर। ये ग्रीन कलर की वायर होती है, उसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के एक कॉपर की प्लेट लगाई जाती है ना, इनसाइड द अर्थ के अंदर, और इसमें इसको बरी कर दिया जाता है, इस कॉपर की प्लेट को। कॉपर प्लेट ये किससे कनेक्टेड होती है? कनेक्टेड टू अर्थ वायर बरीड इनसाइड अर्थ वायर, बरीड इनसाइड अर्थ। बरीड मतलब दफन कर दिया जाता है, बरीड इनसाइड अर्थ, जमीन के नीचे इसको बरी कर दिया जाता है। समझ गए? अब मान लो कि तुमने कोई गीजर फ्रिज वगैरह लगाया, किसको लगाए? फ्रिज को लगाए। तो फ्रिज को तुमने लगाया, फ्रिज को तुमने छुआ, ये फ्रिज लगी हुई है। अब फ्रिज एक किससे है? मेटेलिक बॉडी है ना, फ्रिज की बॉडी तो मेटल की होती है ना, बहुत सारी फ्रिज की बॉडी मेटेलिक बॉडी होती है। अब अगर मान लो इसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी हुई, कहते हैं ना तकनीकी खराबी, इसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी हुई, कहीं से इसके जो अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गए आपस में मिल गए, तो भाई इसके ऊपर एक्सेस चार्ज फ्लो करेगा, पूरी मेटेलिक बॉडी पे एक्सेस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग कभी भी जब किसी इलेक्ट्रिक गैजेट्स को छूते हैं, फ्रिज वगैरह को, तो पानी लगा के भी छू लेते हैं, पानी में हाथ में पानी लगा है, जाते हैं छू लेते हैं। तुम सोचो अगर ये न्यूट्रल वायर ना हो और कुछ तकनीकी खराबी हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम इस मेटेलिक बॉडी को छुएंगे हमको शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बढ़िया वाला झटका, एकदम तगड़ा वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसी वजह से हम लोग तीसरे वायर को भी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ये भी हमारे फ्रिज में जाता है। तीन सॉकेट्स होती हैं, देखो आप, जितनी भी बड़ी बड़ी अप्लायंसेस होती हैं हाई वोल्टेज पे चलने वाली, गीजर, तुम्हारा टोस्टर, तुम्हारा सो कॉल्ड प्रेस, फ्रिज, इसमें तीन सॉकेट्स लगती है। ऊपर वाला वायर इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कभी ऐसा हो, लाइव वायर न्यूट्रल वायर कभी कुछ दिक्कत हो, तकनीकी खराबी हो, एक्सेस चार्ज आए कभी मेटेलिक बॉडी पे, तो क्या होता है ना, ये जो तीसरा वाला वायर होता है इसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर, सॉरी अर्थ वायर। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ वायर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने का मतलब समझते हो? रेजिस्टेंस जीरो होने मतलब करंट के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। तो करंट ना जैसे ही कुछ एक्सेस चार्ज फ्लो करता है तो जो एक्सेस करंट होता है वो कहां जाना चाहता है? बताओ कहां जाना चाहेगा? जहां पे कोई रुकावट ना हो। तो न्यूट्रल वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, सॉरी अर्थ वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो। तो जैसे ही एक्सेस चार्ज मेटेलिक बॉडी पे आता है तो करंट किधर जाना चाहेगा? भाई जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो मतलब करंट के रास्ता में कोई बाधा नहीं, तो खटाक से करंट यहां से होते, जितना भी एक्सेस चार्ज आएगा सब होते होते कहां चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। और अर्थ की पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। ये जितना भी एक्सेस चार्ज आएगा उसको पूरा संभाल लेगा और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बोलो क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया क्या होता है? पक्का ना? आगे बढ़े क्या? तो अर्थिंग मींस कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द अर्थ यूजिंग अ थिक कॉपर वायर। देखो कॉपर वायर यूज करते हैं, थिक कॉपर वायर, सो दैट एनी एक्स्ट्रा चार्ज और लीकेज करंट फ्लोज सेफली इनटू द ग्राउंड। इसीलिए हम लोग अर्थ वायर का यूज करते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई? हाँ। व्हाई इज अर्थिंग इंपॉर्टेंट? प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। मान लो तुम सुबह सुबह उठे, ठंडा पानी पीने का, गए तुम, अर्थ वायर नहीं लगा हुआ है तुम्हारे घर में, गए छुए तुमने फ्रिज को, ओह माय गॉड, झटका लगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अर्थ वायर नहीं अंकल। तो अर्थ वायर इसीलिए लगाया जाता है। तो अगर भाई कभी मान लो ऐसा हो, लिखा हुआ है इफ अ लाइव वायर टचेस द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंसेस द करंट विल गो डायरेक्टली इनटू द अर्थ नॉट थ्रू योर बॉडी। ऐसा क्यों होगा? क्यों अर्थ वायर में डायरेक्टली जाएगा? क्योंकि अर्थ वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, हमारी बॉडी में करंट ना जा करके अर्थ वायर में जाएगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जीरो है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचाता है। दूसरा
प्रोटेक्ट अप्लायंसेस, मतलब समझ पा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, लिखने का मौका मिलेगा, परेशान ना हो। प्रोटेक्ट अप्लायंसेस मतलब क्या होता है? मान लो भाई खूब तगड़ा वाला करंट आ जाए, सडन हाई करंट हमारे घर में आ जाए, जैसे कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे होता है। ज्यादा करंट आएगा, तुम बताओ क्या ज्यादा करंट एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस झेल सकता है? नहीं। तो जब कभी भी एक्सेस करंट होगा, एक्सेस चार्ज होगा, एक्सेस करंट एक्सेस चार्ज कहां जाता है बताओ? अर्थ वायर में है, क्योंकि अर्थ वायर का रेजिस्टेंस, जब भी कभी कुछ खराबी होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, ज्यादा करंट आ गया, एक्सेस चार्ज आ गया, तुरंत से अर्थ वायर एक्टिवेट हो जाएगा और अर्थ वायर से वो करंट चला जाएगा। तो ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी अप्लायंसेस से कि भाई हमारी अप्लायंसेस खराब भी ना हो, क्योंकि sudden high current like during short circuit is safely diverted into the earth and prevent damage। और याद रखना यार, अर्थ का काम होता है जीरो पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। अर्थ का भी बताया ना, इसका काम क्या होता है? जीरो पोटेंशियल। अर्थ इज कंसीडर टू बी जीरो पोटेंशियल, सो इट एब्जॉर्ब। जीरो पोटेंशियल होने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सेस चार्ज है, कोई एक्सेस करंट है, तो उसको क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये होता है जीरो पोटेंशियल होने का मतलब, अर्थ का जीरो पोटेंशियल होता है। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? मैं इसकी पीपीटी तुम्हें दिला दूंगा, परेशान नहीं होने का, सुन लो, लेक्चर चल रहा है, टाइम की कमी है अपने पास। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़े? पक्का? ठीक है भाई। अब ये अर्थिंग काम कैसे करता है? हाउ डज द अर्थिंग वर्क? और इसको समझते हैं भाई। हमें पता है a wire is connected from the appliances body to the earth pin of a 3-pin plug, सब बता चुका हूं, to a metal plate buried deep in the ground so any leakage current safely flows into the moisture। सब जान चुके हो ना? पक्का ना? कोई बताने वाली बात है ही नहीं। अब ये जो दो डेफिनेशन लिखी हुई है मालिक, तुम्हारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्या? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। दो डेफिनेशन तुम सबको आनी चाहिए। कौन कौन सी डेफिनेशन बोलो? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। कौन कौन सी? दोनों आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो दिक्कत हो जाएगी भैया, दोनों की दोनों आनी चाहिए। ओवरलोडिंग क्या होता है? चलो, ओवरलोडिंग का काम क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? कभी ऐसा हो, कभी ऐसा भी हो, रूबरू तुम बैठो, गाना सुने हो सब लोग? तो कभी ऐसा हो कि तुम्हारे पास मान लो एक प्लग बोर्ड है, एक प्लग है, और इससे तुमने एक वायर लगा रखी है। एक वायर जा रही है तुम्हारे घरों में, इसी वायर से तुम एसी चला रहे हो, या इसी प्लग से तुम एसी चला रहे हो। उसी प्लग से कभी एक होता है ना, एक ही वायर से कई काम कर लेते हैं, एक ही वायर से, एक ही बोर्ड से आप क्या कर रहे हो? एसी, फैन, गीजर, कूलर सब चला रहे हो। तो तुम बताओ क्या होगा इससे? दिक्कत क्या होगी बताओ? तो ओवरलोडिंग हैपेंस व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू वन सर्किट, सो मोर करंट फ्लोज देन द वायर कैन सेफली कैरी। मतलब तुम समझो, मान लो एक सर्किट है ऐसे, इस सर्किट से तुम्हारी सब कुछ कनेक्टेड है, इसी वायर से तुम्हारा एसी भी चल रहा है, इसी से फैन भी चल रहा है, इसी से कूलर भी चल रहा है। भाई तुम बताओ, हर वायर की ना, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, तुम जरा सुनो। तुम्हारे घरों में जो प्लग बोर्ड होते हैं ना, इवन जो वायर्स होते हैं, इन पे ना रेटिंग होती, पावर रेटिंग होती। किसी पे 5 एम्पियर का करंट जा सकता है अगर छोटा बोर्ड है, छोटा प्लग है, तो किसी पे 15 एम्पियर, मतलब ज्यादा करंट जा सकता है। ऐसी वायर में भी कितना करंट वायर फ्लो कर सकता है, इसकी अपनी टेंडेंसी होती है। उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जो बोर्ड होते हैं इनमें भी पावर की रेटिंग होती है, कभी दुकानदार से जाकर के पूछना। तो अब मान लो हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट से आपने कूलर, फैन, एसी सबको चला दिया। हर चीज की अपनी औकात होती कि नहीं होती है? पक्का बात है ना? तो बताओ, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो भाई एसी को भी करंट चाहिए, फैन को भी करंट चाहिए, गीजर को भी करंट चाहिए, सबको चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। तो इसको करंट की डिमांड ज्यादा होगी इस वायर में, इसमें ज्यादा करंट आएगा, इसकी औकात से ज्यादा करंट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भाई एक ही सर्किट से सब कुछ कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग तो ना भी निकले, ओवरलोड मतलब जितना लोड उठा सकता है उससे ज्यादा उस पर लोड दे दिया, इसी को बोलते हैं ओवरलोड। कहते हैं ना यार अब तो ओवरलोड हो रहा है मुझसे, मतलब यार दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी ओवरलोडिंग होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड जस्ट फ्रॉम दी वन सर्किट, तो करंट ज्यादा फ्लो करता है सेफली, जितना वो सेफली करंट कैरी कर सकता था उससे ज्यादा करंट कैरी कर रहा है। इससे क्या हो जाता है? ओवरलोडिंग हो जाता है। जब कभी भी ओवरलोडिंग होता है तो क्या होता है? ओवरलोडिंग होने से जो आपकी फ्यूज वायर होती है घरों में,
फ्यूज वायर वो क्या कर सकती हैं, ये मेल्ट कर जाती हैं, क्या कर जाएंगी, मेल्ट कर जाएंगी, फ्यूज वायर मेल्ट। इवन अगर फ्यूज वायर मेल्ट की तो कैन कैच फायर, इससे आग भी लग सकती है भाई, कैन कैच फायर। अच्छा ये स्विच वायर मेल्ट क्यों होती हैं बताओ, मेल्ट क्यों होती हैं, टू प्रिवेंट आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ताकि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हैं वो क्या हो जाए, बच जाए। भाई अगर ओवरलोडिंग हो गई है और हमारे फ्यूज वायर मेल्ट नहीं की, तब तो हमारे सारे जितने भी गैजेट्स लगे सब खराब हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ओवरलोडिंग होती है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया, ओवरलोडिंग का मतलब समझ में आ गया। ओवरलोडिंग होती क्यों है, ओवरलोडिंग होती है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग क्यों होती है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। मैं समझाता हूं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग समझ में आ गया सबको। अब शॉर्ट सर्किट जरा समझो यार, बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझो। मान लो कि ये हमारी एक बैटरी है, ये कनेक्टेड है एक बल्ब से, ये बल्ब है कि नहीं है, चलो मैं इसको यहां समझाता हूं। तुम बताओ अगर ये हमारा कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, ठीक है, एक मान लो बैटरी लगी हुई है। अब भैया ये है बैटरा, गांव वगैरह में ना जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है उसको बोलते हैं बैटरा। क्या उसको बैटरी नहीं कहते, उसको सब लोग बैटरा कहते हैं, हालांकि बोलना उसको बैटरी चाहिए। तो ये बैटरी है तुम्हें पता है ना करंट एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो करंट ऐसे जाता है जाता है जाता है जाता है, करंट जिस वायर से जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर। हाँ तो ये लाइव वायर, इससे करंट गया, बैटरी से करंट गया बल्ब में, और इसको क्या बोलते हैं जो करंट जो वापस लेकर के आते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। तुम बेटा बहुत तेज हो ना, सब लोग फॉर्म में चल रहे हो इस टाइम, न्यूट्रल वायर। मान लो कुछ दिक्कत हो जाए, ये जो लाइव वायर है इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाए, सपोज करने की बात कर रहे हैं, सपोज तो तुम बहुत कुछ करते हो, वैसे एक चीज सपोज करो कि इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर, इंसुलेशन तो समझते हो उसके ऊपर जो कोटिंग है ना, इंसुलेशन जो है ऑफ लाइव वायर ब्रेक। मान लो ये कहीं गलती से तकनीकी खराबी होने की वजह से इसकी इंसुलेशन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो इससे क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों टच करेंगे एक दूसरे को। भाई मान लो इंसुलेशन ब्रेक हो गया, अब ये दूर दूर मैंने बनाया है, होते तो दोनों पास पास है ना, है ये तो मैंने दूर दूर बना दिया। तो तुम बताओ ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कुछ इस तरीके से मान लो टच कर लिए एक दूसरे को, ये दोनों पास पास आ गए, बताओ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। भाई मैंने तो दूर दूर बनाया था, हो तो जाएंगे पास पास ना, दोनों टच हो गए लाइव वायर न्यूट्रल वायर। तो तुम बताओ अब करंट के लिए ये रास्ता आसान है या उसको इतना लंबा रास्ता तय करके बल्ब के पास जाना चाहिए, आसान क्या है, करंट का रास्ता, यहाँ पे इसकी सर्किट कंप्लीट हो गई ना, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 आ जाएगा। अच्छा इधर क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है बल्ब, और बल्ब की कुछ ना कुछ क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। और करंट को भाई बाधा थोड़ी पसंद है, उसकी तो मजबूरी थी वो यहां जा रहा था, भाई ये कुछ ऐसा था, ये तो इसकी मजबूरी थी कि बल्ब तक जाना था, क्योंकि इसके पास एक ही रास्ता था। भाई शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइव न्यूट्रल एक से कनेक्ट हो गए, तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, सर्किट छोटी हो गई, चिपकने से सर्किट क्या हो गई, छोटी, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, शॉर्ट सर्किट। लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गए। अब इस वायर में ये जो सर्किट कंप्लीट हुई है, इसमें कोई बल्ब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गैजेट में तो रेजिस्टेंस होती है। तो करंट को छोटा रास्ता अच्छा लगेगा ना। अब इसकी रेजिस्टेंस जब कम है, बताओ कोई है ही नहीं, रेजिस्टेंस कम है, तो तुमने पढ़ा है V, या तुमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, या तुमसे मैं पूछूं R और I के बीच का रिलेशन बताओ, तो तुम देखो तुम्हें पढ़ा है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, R इक्वल टू V बाई आई पढ़े हो ना, या मैं बोल दूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है तो करंट कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। भाई इस वायर में तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, खूब ज्यादा करंट हो जाएगा। खूब ज्यादा करंट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। सर्किट शॉर्ट हो गई मतलब
जहां करंट जाना था वहां नहीं जा रहा है, वायर्स में ही शॉर्ट सर्किट हो गई है, करंट घूम रहा है गोल गोल, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट होने का तो समझते हो, आओ समझते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग हैपेंस व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ऑफरिंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। छोटी होगी सर्किट, रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, कॉजिंग अ सडन लार्ज करंट। भाई रेजिस्टेंस जीरो हो गया, सर्किट छोटी हो गई, बहुत ज्यादा करंट आएगा कि नहीं आएगा। इससे क्या हो सकता है, अब भाई जब बहुत ज्यादा करंट, इसकी क्षमता से ज्यादा करंट जब इस वायर में फ्लो करने लगेगा, जब ये कांटेक्ट में आएंगी, ये जब इसकी इस वायर की अपनी कुछ ना कुछ औकात होगी कि नहीं होगी, कि इतना करंट ये झेल सकता है। मान लीजिए 5 एम्पीयर का करंट झेल सकता है, अब करंट तो ज्यादा जाने लगी, इसकी औकात से ज्यादा करंट जाने लगा इसमें कि नहीं जाने लगा, लार्ज करंट, मान लो इसमें 10 एम्पीयर का करंट फ्लो करने लगा, तो क्या हो जाएगी, सर्किट मेल्ट करके इसमें आग लग जाएगी, आग लग सकती है, इवन इलेक्ट्रिक गैजेट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो जब भी कभी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो भी फ्यूज वायर क्या हो जाता है, जब जैसे ही अनइवन करंट फ्लो करता है फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स को नुकसान ना पहुंचे। तो अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही ओवरलोडिंग होती है। और ये सब तुम अभी समझ नहीं पाओगे, पर अभी इतना समझो, शॉर्ट सर्किट में करंट ज्यादा होता है और फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है ना। इस केस में भी जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, क्योंकि अगर फ्यूज वायर मेल्ट नहीं किया तो इतनी ज्यादा करंट, जितने भी तुम्हारे पावर बोर्ड में लगे हुए इलेक्ट्रिक गैजेट्स सब में ज्यादा करंट जाएगी, और हर इलेक्ट्रिक गैजेट्स की अपनी औकात होती है, अगर सब में अनइवन करंट गया तो सब खराब हो जाएंगे कि नहीं खराब हो जाएंगे। इसी वजह से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, ठीक है। अगर फ्यूज वायर नहीं लगा हुआ है और शॉर्ट सर्किटिंग हुई, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स खराब हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, बचाता कौन है, कौन बचाता है, फ्यूज वायर। ओवरलोडिंग से भी कौन बचाता है बस एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, छोटी सी चीज है, किक वायर एक्सपेरिमेंट। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत आसान है, तुम लोग को मैं 4 से 5 मिनट के अंदर इसको समझा दूंगा। चलो किक वायर एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखो भाई इसमें होता क्या है, ये जो एल्यूमिनियम की वायर लगाई जाती है, इसमें क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये कंडक्टर, कोई भी वायर मान लो हम लोग लगा देंगे। ये मान लो एक वायर है और नीचे रखी होती है मरकरी, क्या रखी होती है, मरकरी, मरकरी, और ऊपर इसको देखो यहाँ पे 2 ऐसे स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है ना। इससे ये वायर आगे की तरफ आ सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब ये वायर ऊपर एक उस टाइप का छल्ला टाइप का लगा हुआ है, जिससे वायर ऐसे ऐसे ऊपर हो सकता है, किक कर सकता है इधर ऐसे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, उससे हमारे यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे करके फ्लेक्सिबल जॉइंट है, उससे वायर कनेक्टेड है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे एक यू शेप का मैग्नेट रखा हुआ है, किस शेप का, यू शेप का। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और एक पोल क्या होगा, साउथ पोल होगा, होगा कि नहीं होगा। तुम्हें पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पे जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पे जाती है। तो तुम मुझे एक बात बताओ अंकल जी, आप मुझे एक बात बताइए, कुल मिलाकर पूरी कहानी बताता हूं। एक स्ट्रेट वायर बीच में है, यहां मरकरी से इसका नीचे वाला पॉइंट मरकरी पे है, इसका मतलब समझते हो, नीचे वाला पॉइंट इधर इधर आ सकता है। मरकरी उतनी सपोर्टिव तो होती नहीं है कि वो रोक ले, लिक्विड होती है, तो इधर से इधर वो इधर से अटैच है, इधर ये आ सकता है। अभी ऐसे है, अगर इसको किक दिया जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो नीचे मरकरी से जुड़ा है, ऐसे एक वायर प्लेस है, नीचे मरकरी है। एक हॉर्स शू शेप का मैग्नेट है, तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर होंगी, नॉर्थ से साउथ होंगी, बोलो हाँ या ना, होंगी कि नहीं होंगी, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। करंट मान लो कुछ ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन को मैंने नीचे बोल दिया, करंट मान लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो बताओ इस वायर पे फोर्स किधर लगेगी, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, सॉरी बताओ, बाहर की तरफ। भाई क्या करेंगे, इसको 4 फिंगर को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, करंट अंगूठा देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स किधर आ रही, बाहर, तो इस वायर पे फोर्स किधर लगेगी, बाहर, तो बाहर ये ऐसे तो आ नहीं सकता है, ऊपर तो सपोर्ट लगा है, ऊपर तो सपोर्ट लगा है ना, ऐसे थोड़ी आ सकता है कि ऐसे पूरा बाहर आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये ऐसे बाहर आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो इसे किक लगेगा, जैसे होता है ना, ऐसे कैसे समझाऊं, ऐसे से मूव करेगा कि नहीं करेगा, कुछ समझ पा रहे हो हल्का फुल्का,
इसे बोलते हैं किक वायर एक्सपेरिमेंट। द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। कुछ बातें लिखी गई हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पीवाईक्यू पूछा गया है, तो इस वजह से इसको मैंने बता दिया। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। A light aluminum wire is placed between the pole of U-shaped magnet and connected to a battery. When current flows through the wire, it moves a kicks to one sided. पढ़ा दिया। If the direction of current is reverse, the kick also reverse है, तुम्हें पता ही है। This proves the motor effect, या मैं कहता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को प्रूव करने का तरीका। अब सुनो 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 सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप किक वायर एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ा प्रूफ दे सकते हो। एक छोटी सी चीज कहो तो और पढ़ा दूं, एसी और डीसी तुम लोग के स्कूल में पढ़ाया गया है? एसी डीसी पढ़ाया गया है ना, तो पढ़ा दूं क्या? स्लाइड तो मैं नहीं लाया, किसी किसी के स्कूल में ना इस चैप्टर में दो, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, किसी किसी के सिलेबस में इस चैप्टर में क्या करते हैं, एसी और डीसी भी पढ़ा देते हैं। एसी मतलब समझते हो, एसी और डीसी दो चीजें होती हैं। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी को क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट करंट। एक लड़के से मैंने पूछा, 10th क्लास का बच्चा था, तो डीसी को बोलते हैं डिजरेबल करंट और एसी को बोलता है एंटी डिजरेबल करंट। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, है ये क्या होता है, डिजरेबल करंट और एंटी डिजरेबल करंट क्या होता है? तो एसी और डीसी दो करंट होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, देख लो भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें बता रहा हूं सिर्फ इतना जानो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अल्टर बोलने का मतलब, अरे यार, अल्टरनेटिंग करंट का तो समझते हो? अल्टर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टर? हमारे क्लास में एक लड़का था, उसको लोग अल्टर अल्टर करके चढ़ाते थे। तो अल्टर मतलब जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सके। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, हाँ मतलब उसको, वो जब आता था क्लास में तो उसको हम लोग अल्टर अल्टर बोलते थे, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे, मतलब तो अब क्यों बोलते थे अल्टर मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। मतलब ऐसा करंट आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे। वैसे यार तो इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, सच पूछो मुझसे तो क्लास 10th में तो इसको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट आता कहां से जानते हो? इसको प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस करता है इसको एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, बस इतना पता याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे की क्लास में लेता हूं इस पे। इसको डायनमो भी बोलते हैं, एसी जनरेटर को क्या बोलते हैं? डायनमो। तो एसी करंट कौन प्रोड्यूस करता है? डायनमो, मतलब एसी जनरेटर। और डीसी करंट कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करती है बैटरी, प्रोड्यूस बाय बैटरी। दोनों में अंतर जानते हो क्या होता है? ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद टाइम, इट्स डायरेक्शन विथ टाइम। इस वजह से उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग, मतलब ऐसे 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 डायरेक्शन को आगे पीछे बदलता रहता है। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है? इट डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो इसका डायग्राम तुमने देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्लस माइनस प्लस माइनस। देख रहे हो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर नीचे बोलने बनाने का मतलब समझते हो? ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऊपर भी नीचे, मतलब 2 डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, एक तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक और डायग्राम। डायरेक्ट करंट कभी ऊपर कभी नीचे, मान लो ऐसे। बोलो समझ में आ गया? चलो यही डायग्राम पढ़ो, बोलो क्लियर है? ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, ये बात याद रख लेना। इसमें पावर लॉस क्या होता है? कम होता है।
और डायरेक्ट करंट में पावर लॉस ज्यादा होता है। इस वजह से बहुत दूर तक जब करंट को भेजना होता है तो इसमें पावर लॉस कम है, तो इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन, इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट, इन लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट। और पावर लॉस इसमें ज्यादा होता है, तो इस वजह से नॉट यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन। बोलो क्लियर है क्या? इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ खत्म, द एंड। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लास कैसी लगी बताओ? हाँ, कुछ सीखने को मिला? बोलो, क्या सीखने को मिला? चाय मेरी गिर गई यार तुम लोगों की वजह से। बेटा पढ़ लो, है एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखो स्कूल में तुम्हारे पूछ सकते हैं, टॉपिक तुम्हें नहीं मिलेगा देखने को। करंट पढ़ाते हैं ना तो बता देते हैं कि एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट। बेसिक नॉलेज चाहिए बस, ठीक है। इसी के साथ ये थी हमारी फिजिक्स की लास्ट क्लास। आज के दिन आपकी फिजिक्स खत्म हो गई है ना, तो मैं कह सकता हूं द एंड ऑफ एरा। अब तुम लोग इस दिन को बहुत मिस करोगे, इस वजह से इस क्लास को मैंने रिकॉर्ड करवा दिया कि जिंदगी में जब कभी तुम चाहो तो आज के इस दिन को याद कर सकते हो, है ना। तो आज कौन सी तारीख है? हाँ, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर ये हमारी लास्ट क्लास है फिजिक्स की। तो भाई देखो आज का ये दिन बहुत ही मेमोरेबल है, इस वजह से मैंने चाहा कि इसको कैप्चर करवाते हैं। तुम लोग अपनी जिंदगी में जब कभी बहुत आगे पहुंच जाओगे, है ना, बड़े बड़े आदमी बन जाओगे, बनोगे कि नहीं बनोगे? तेज से चिल्लाओ, बनोगे? तो जब बनोगे तो याद रखना इस दिन को। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि तुमने पूरे साल लग करके अच्छे से पढ़ाई किया। अब ये टाइम है तुम्हें अपनी डेडिकेशन को प्रूव करने का कि तुमने कितनी मेहनत किया है। देखो दुनिया ये देखती ही नहीं है कि तुमने कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, तुमने कितना मेहनत किया, मार्क्स तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको लास्ट में मतलब होता है तुम्हारे रिजल्ट से। तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा आया है। जब तुम्हारी चाची चाचा तुम्हारे रिश्तेदार फोन करेंगे ना तो सबसे पहले पूछेंगे बेटा आज तो 10th का रिजल्ट आया, कितने % आया मेरे बच्चे का। ऐसी नौबत न लाना कि तुम हेजिटेट करो बताने में कि भैया मेरे नंबर इतने आए हैं, शर्माओ, सामना ना कर पाओ उस दिन। बहुत बच्चे तो कहते हैं भैया अब मुंह कैसे दिखाऊंगा, तो वो नौबत ना आए। इस वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, लास्ट क्लास थी, मजा आया है भाई, अच्छे से तुम लोग पढ़े हो, खुद के ऊपर भरोसा रखना और अब रिवीजन पे लग जाओ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।